बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है आप लोगों की? अच्छा बच्चों, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा एफएआर का टॉपिक है जिसमें से नॉर्मली 2-4 नंबर का पेपर पूछा जाता है। मोस्टली तो एमसीक्यूज में आ जाता है, बट कभी कभी ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ना भी हो आपके प्रोफेशन के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्या चीज, तो आपने ये बताना है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिकली स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बताता है। स्टैंडर्ड में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको एक्सप्लेन करता है कि उन चीजों का सही वाला मतलब क्या है, कि कोई हम उसका मतलब गलत तो नहीं ढूंढ रहे। मतलब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिकली डिस्क्राइब करता है किसको, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आए, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और उसके अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं उनका मतलब क्या है। जैसे एक चीज, कोई चीज लिखी आ जाए तो उसको वो एक्सप्लेन करता है कि उसको मजीद कि इसको कोई बंदा गलत मतलब ना ले। जैसे हम इन्वेंट्री कहते हैं कि इन्वेंट्री वो चीज होती है जिसके लिए जो बिजनेस जिसको खरीदता है और बेचता है, उसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन कौन करता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क करता है। आप किसी भी स्टैंडर्ड में एक्सपेंस की डेफिनेशन ही देखें, किसी भी स्टैंडर्ड में आप एसेट लायबिलिटी की डेफिनेशन ही देखें, ये डेफिनेशन कौन करता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में सब लिखा हो। ठीक हो की बात? तो मेरे भाई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिकली, अगर मैं आपको बात करूं CSF से मैं लिख रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिकली करता है, ये डिस्क्राइब करता है, ये एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है ऑब्जेक्टिव को, ये एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट को। किसके कॉन्सेप्ट को, किसके ऑब्जेक्टिव को ये एक्सप्लेन करता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो रिपोर्टिंग हम पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं, बल्कि ऊपर लिख लें जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसे रूल्स हैं, एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब इसके अंदर क्या चीज है, मतलब क्या इसका मतलब, स्टैंडर्ड जब बनते हैं ना, स्टैंडर्ड का मकसद होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। उसमें बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जिनका मतलब खास हमें सही समझ नहीं लगता। उस मतलब को एक्सप्लेन करता है फाइनेंशियल, सॉरी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, अब अगर हम देखें कि अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कहता है जो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको ट्रांसपेरेंट करना। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? साफ करना, मतलब उसकी डेफिनेशन को वाजे करना, ताकि हम इसको प्रॉपर कंपेयर कर सकें, हम इसका मुवाजना कर सकें, और इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके उस इंफॉर्मेशन की, क्योंकि इंफॉर्मेशन की क्वालिटी तब इंप्रूव होगी ना जब हम उस इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मकसद होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को एनहांस करना और उसको ट्रांसपेरेंट करना, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर उन बातों को समझा जा सके। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इंफॉर्मेशन गैप होता है दो पार्टीज के दरमियान, इंफॉर्मेशन गैप को रिड्यूस करना, इंफॉर्मेशन गैप को रिड्यूस करना। ये जो इंफॉर्मेशन गैप किसके दरमियान, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर। देखिए, शेयर होल्डर वो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ कंपनी में, और मैनेजमेंट वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? शेयर होल्डर बनाते हैं या मैनेजमेंट बनाती है? मैनेजमेंट बनाती है। तो भाई इन दोनों के दरमियान में जो इंफॉर्मेशन गैप होता है, वो गैप है क्या? मतलब मैनेजमेंट तो IFRS के तहत अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक मैनेजमेंट है और एक शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है।
मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, अब उसमें बहुत ज्यादा टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, वो टर्म्स अकॉर्डिंग टू IFRS इस्तेमाल हो रही है। अब उन टर्म्स को एक्सप्लेन कौन करेगा? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और जिससे उन बातों की समझ लग जाएगी शेयर होल्डर को कि अच्छा भाई मैनेजमेंट ने जो इंफॉर्मेशन लिखी है उनका असल मतलब क्या है, तो उससे इनकी इंफॉर्मेशन गैप जो होता है वो कम हो जाए। तो वो कैसे कम होगा? वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उसको डिफाइन करेगा, भाई ये जो चीजें इस्तेमाल होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उनका मतलब क्या है। दोबारा बताता हूँ तसल्ली से। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या मकसद है उसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंट करना, इंफॉर्मेशन गैप खत्म करना मैनेजमेंट के दरमियान और शेयर होल्डर या इन्वेस्टर के दरमियान, या बाकी जो पार्टीज इस्तेमाल करती हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है इज नॉट अ स्टैंडर्ड। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क याद रखें स्टैंडर्ड नहीं है, एंड कैन नेवर बी ओवरराइड द स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? IFRS और IAS कहता है ना तो ये किसी ना तो ये स्टैंडर्ड है और ना ही कभी ये स्टैंडर्ड को ओवरराइड करेगा। ये बात याद रखनी है हमेशा, पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा जो फेमस स्टैंडर्ड है, नहीं है स्टैंडर्ड, और ना ही कभी ये ओवरराइड करेगा, मतलब उसकी बात को, जो बात स्टैंडर्ड में लिखी ही ना हो वो ये बात कभी नहीं करेगा। हाँ, उन बातों को एक्सप्लेन करेगा, उनकी वजाहत देगा। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड में डिपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड में डिपार्ट मतलब स्टैंडर्ड में कुछ ऐसी बातें स्पेसिफिक हो सकती हैं। IASB पता है ना, स्टैंडर्ड बनाने वाले को कहते हैं। IASB स्टैंडर्ड में कुछ बातें ऐसी स्पेसिफाई कर सकता है जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से बाहर हो, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड तो कर सकता है। दूसरी बात, ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये जो एक्सप्लेनेशन देता रहता है या ये जो ऑब्जेक्टिव बताता रहता है, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। चेंज टाइम टू टाइम में चेंज, मतलब वजाहत देने में कोई ज्यादा वजाहत दे देना, पहले कम वजाहत दी थी उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर देना, कोई नई डेफिनेशन बता देना। लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के चेंज होने से स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड नॉट चेंज। ये बात समझ लगी? पहली बात, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरी बात, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं करेगा। स्टैंडर्ड में डिपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कोई भी चेंज आएगा उसकी वजह से स्टैंडर्ड चेंज नहीं होगा। ठीक होगी बात? अब कुछ बातें मैं आपको जो आईकैप की किताब में लिखी हुई है इसके बारे में वो पढ़ाता हूँ, फिर इसमें कुछ चीजें और देखते हैं। मेरे पे इसके टोटल जो पेजेस है वो 7 पेजेस हैं जो आपको याद करने हैं, मतलब पढ़ने हैं, याद नहीं करने, पढ़ने हैं। ठीक है, तो डेली बेस पर हम 2 भी करेंगे तो 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर ना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर चैप्टर्स होते हैं, तो इसके टोटल 8 चैप्टर है, 1 to 8। चैप्टर नंबर 1 में कुछ बताया होगा, चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ बताया होगा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जैसे स्टैंडर्ड के नाम नहीं होते IS1 IS2, बिल्कुल इसके चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो टोटल 8 चैप्टर है जो हमने पढ़ने हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं, आपको बुक से रीड करवा दूं। ये सब आईकैप की किताब ही है, याद रखें, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कॉपी पेस्ट ही है। हाँ, मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है और ताकि आपको थोड़ा आसान लगे, अदरवाइज ये एज इट इज आईकैप की किताब है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्या जी? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। डन, टिक कर दूं?
पर्पस पे आ जाए। conceptual framework contribute to transparency by enhancing the international comparability and quality of financial information। कहता है ये क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंट करता है इंटरनेशनली, ताकि हम हर मुल्क की इंफॉर्मेशन एक दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर कर सके। वो कहता है स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, यानी स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जो मैनेजमेंट अपनी इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर को देती है, तो वो कहते हैं उसके दरमियान जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाय रिड्यूसिंग, कैसे, इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल एंड मैनेजमेंट, मतलब शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के दरमियान में जो इंफॉर्मेशन गैप होता है उसको कम करके उनकी अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। हाँ, वो कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन रेगुलेटर भी इस्तेमाल करते हैं। ये रेगुलेटर कौन है? एफबीआर, आईकैप, एससीसीपी, गवर्नमेंट का कोई इदारा, ये रेगुलेटर है। वो कहता है वो दोनों को इस्तेमाल करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एमसीक्यू है। IFRS and conceptual framework are also source of information for regulator। मतलब दोनों ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। पेपर में वो कह सकता है दोनों नहीं है, दोनों है, एक नहीं है। लास्ट वन कहता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में एक सिंगल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, मतलब एक ही लैंग्वेज। पाकिस्तान में भी वही, यूके में भी वही, यूएसए में भी वही, यूएसए दुबई में भी वही। मतलब वो कहता है कि द यूज ऑफ सिंगल ट्रस्टेड अकाउंटिंग लैंग्वेज, जैसे अकाउंट रिसीवेबल हर जगह अकाउंट रिसीवेबल इस्तेमाल होगा, बिल पेएबल हर जगह बिल पेएबल का नाम इस्तेमाल होगा। तो कहते हैं इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होती है, जो रिपोर्टिंग कॉस्ट है वो बार बार नहीं आती, एक ही दफा चीजों को सेट करने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली इस्तेमाल होती है। तो 4 पर्पस लिखे हुए हैं जनाब। पहला पर्पस है ट्रांसपेरेंट करना इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन गैप खत्म करना। रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को भी और IFRS को भी, और ये सिंगल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जो ट्रस्टवर्दी लैंग्वेज होती है, जो कि जिससे तमाम दुनिया के अंदर जो इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बार बार ट्रांसलेट करने की जो कॉस्ट आती है वो खत्म हो जाएगी। डन। 3 नोट लिखे होंगे, ये आपको मैंने पढ़ा दिए जी। फ्रेमवर्क is not a standard, nothing in the conceptual framework overrides the standard, any standard। वो कहते हैं कि ISB may sometimes specify in a standard that depart from conceptual framework। Conceptual framework may be revised time to time, and revision of the conceptual framework will not automatically lead to change to the standard। ये है हमारा पहला पेज, याद हो जाएगा या हो गया? पहले हो जाना चाहिए। ये 8 चैप्टर है, चैप्टर के नाम याद रखना, हमारे सिलेबस में नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव, पहले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बताएगा जो हम पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर जी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ा देता हूं ताकि ना अभी बैठे हैं बातों बातों में पढ़ लेते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब किसकी? इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। कि अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? वो कहते हैं कि 2 तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। एक कहते हैं फंडामेंटल, जो बेसिक होनी ही होनी चाहिए, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। एक एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। पेपर में एक दफा सवाल आ गया था, उसने कहा था कि एक वो इंफॉर्मेशन देकर कहता है बताओ ये फंडामेंटल है या एनहांसिंग है। क्वालिटी फंडामेंटल है इंफॉर्मेशन की, यानी इंफॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए? पहली बात फंडामेंटल, रेलिवेंट होनी चाहिए, रेलिवेंस, ये उसकी फंडामेंटल क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी तो वो अच्छी इंफॉर्मेशन कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी।
दूसरी ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर या फेथफुली प्रेजेंट, फेथफुली प्रेजेंट। अच्छा, फेथफुली प्रेजेंट से क्या मुराद है कि पेपर में आपकी बुक के अंदर तीन बातें लिखी हुई है। वो कहता है कि पहली बात है कि वो कंप्लीट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, तब फेथफुल होगी। न्यूट्रल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन और फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एरर, दो क्वालिटी होनी चाहिए फंडामेंटल। पहली क्वालिटी रेलेवेंस, दूसरी क्वालिटी फेथफुली प्रेजेंट, यानी ईमानदारी से प्रेजेंट की गई, रेलेवेंट भी हो और ईमानदारी से प्रेजेंट भी की गई हो, पूरी इंफॉर्मेशन बताई जाए, अनबायस्ड होकर बताई जाए और कोई भी उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। ये इसकी क्वालिटी, फंडामेंटल क्वालिटी पांच नहीं है, एक ये है, दूसरी ये है, और ये इसकी आगे फर्दर है कि फेथफुली प्रेजेंटेशन के लिए तीन चीजें होना जरूरी है। जी मेरे भाई, फंडामेंटल क्वालिटी याद रह जाएगी, रेलिवेंट, फेथफुली प्रेजेंटेशन, और फेथफुली प्रेजेंट के लिए क्या तीन चीजें होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। गॉट इट। अब आ जाए एनहांसिंग, मतलब ये भी खूबियां होंगी तो क्वालिटी और सॉरी इंफॉर्मेशन और अच्छी हो जाएगी, उनकी क्वालिटी और एनहांस हो जाएगी। नंबर वन, अंडरस्टैंडेबल। तो जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, अगर इंफॉर्मेशन समझ न लगे तो वो क्या कैसे की इंफॉर्मेशन हुई। नंबर टू, वेरीफाइएबल, मतलब वो इंफॉर्मेशन हम वेरीफाई कर सकें। वेरिफिकेशन भी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट वेरिफिकेशन और एक होती है इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। डायरेक्ट वेरिफिकेशन क्या है, जैसे अगर आप कैश वेरीफाई करना चाहते हो तो काउंट कर लो, आप इन्वेंट्री वेरीफाई करना चाहते हो जाकर गिन लो, आप एसेट्स को देखना चाहते हो पढ़े हैं या नहीं पढ़े तो जाकर देख लो। तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन क्या मतलब है, खुद जाकर चेक कर लेना। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, कोई लेजर देख लेना, कोई फार्मूला लगाकर वैल्यू फाइंड कर लेना, या इस तरह से डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगी। इनडायरेक्ट होगी, ठीक है। डायरेक्ट वेरिफिकेशन क्या है, खुद जाकर देख लेना। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन क्या है कि आप किसी फार्मूले के तहत कोई लेजर देख लेना या कोई कैलकुलेशन कर लेना, इससे आप चीजें ओके कर लेना, वेरीफाई कर लेना। तीसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, टाइम लाइन। टाइम लाइन से क्या मुराद, टाइम लाइन से मुराद है कि इंफॉर्मेशन टाइम पर पता भी चले, वो ना कि इंफॉर्मेशन टाइम के बाद या टाइम से पहले पता चल जाए, वो भी खतरनाक हो, ठीक होगी। और चौथी भी एक इसकी क्वालिटी है मेरे भाई, चौथी है अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो होगी हमारे पास कंपेरेबिलिटी। नंबर फोर, कंपेरेबल होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी। तो मेरे भाई ये खत्म हो गया, क्वालिटी वाला चैप्टर खत्म हो गया, यही चैप्टर है सामने आपके। ठीक है, पहले दोबारा बात करते हैं। अच्छी इंफॉर्मेशन की दो क्वालिटी है, फंडामेंटल, एनहांसिंग। फंडामेंटल मतलब ये तो होनी ही चाहिए, रेलिवेंस और ट्रू एंड फेयर व्यू या फेथफुली प्रेजेंट। अब फेथफुली प्रेजेंटेशन के लिए तीन चीजें हो, कौन कौन सी। नंबर वन, कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और ट्रू एंड सॉरी फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। इनहांसिंग क्वालिटी के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, वेरीफाइएबल और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, हाँ। एक लफ्ज है कॉस्ट कंस्ट्रेंट, कॉस्ट कंस्ट्रेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। ये टर्म भी जाते जाते पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक दफा बुक से भी रीडिंग कर लेंगे। कॉस्ट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, तीन बातें याद रखनी है।
पहली बात, जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं, मतलब अकाउंट रिसीवेबल का डाटा ले रहे हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल, उस पर कॉस्ट भी आती है उसको कैलकुलेट करने पे, और उसका बेनिफिट भी होता है। कहते हैं कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब आप इकट्ठी करोगे ना, ये बात याद रखने, उसकी कॉस्ट लेस देन उसके बेनिफिट्स होनी चाहिए। ये वो ना हो ना कि जितना हमें उससे बेनिफिट मिलना है उससे कॉस्ट हमारी ज्यादा लग जाए, जैसे हमारे गवर्नमेंट इदारों में होता है। तो कहते हैं ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें वो भी अच्छी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। ये क्वालिटी में नहीं आता, ये अलग से हेडिंग बताई हुई है आई क्या, कि ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जिसकी जो बेनिफिट है वो मोर देन हो उसकी कॉस्ट से, का बेनिफिट मोर देन हो उसकी कॉस्ट से। नंबर 2 कहते हैं इफ कॉस्ट ग्रेटर देन बेनिफिट, कहते हैं फिर वो इंफॉर्मेशन ना कलेक्ट करना, वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी ना करना। नो नीड फॉर, नो नीड फॉर दैट इंफॉर्मेशन। दो बातें होगी, पहली बात वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो जिसकी कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा हो। अगर कॉस्ट ज्यादा हो और बेनिफिट कम हो तो फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना। ध्यान से बात सुनिए तीसरे वाली, क्योंकि दो बातें आपको याद रह जाती है, तीसरे से एमसीक्यूज आ जाता है। कहते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन जरूरी है, कंपल्सरी है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर कॉस्ट जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है। फिर चाहे कॉस्ट कम है चाहे कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट हो ना हो, वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी ही करनी। तीन बातें, पहली बात हर इंफॉर्मेशन की कॉस्ट कम होनी चाहिए, बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। अगर कॉस्ट ज्यादा आ जाए तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन जरूरी है डिस्क्लोज करना, उसके लिए शेयर होल्डर के लिए जरूरी है, या गवर्नमेंट ने कहा है, या रेगुलेटर ने कहा है, या किसी ना किसी की तरफ से वो इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है, अगर नहीं बताएंगे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगी, तो तब कॉस्ट जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है। फिर चाहे कॉस्ट ज्यादा हो कम हो, वो इंफॉर्मेशन लाजमी। गॉट इट? आगे चलते हैं, एक चीज और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपने पीआरसी वाला एग्जैक्ट वही एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, कुछ लोग जो नींद पूरी करके नहीं जाते ना पेपर में, वो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भला कौन से लिख कर आ जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, वो लिख कर आ जाते हैं। वो मेरे भाई कंपोनेंट्स हैं, वो लिस्ट है उसकी। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास एसेट होते हैं, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। ये है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट में अगर हम बात करें एसेट की, वो कहते हैं एसेट में तीन बातें होती हैं। नंबर 1, ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। इकोनॉमिक रिसोर्स किसे बोलते हैं? जो बेनिफिट दे, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। याद आया? तो याद आया या नहीं? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो एसेट में तीन खूबी होती है, इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, इकोनॉमिक रिसोर्स जो बेनिफिट दे फ्यूचर के अंदर, कंट्रोल भी हो एंटिटी का, और एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। लायबिलिटी की डेफिनेशन याद है? ये एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी।
नंबर वन। नंबर टू, ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, मतलब ऐसे या तो कैश हम पे करेंगे या किसी ना किसी तरीके से लायबिलिटी खत्म करने के लिए हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर होंगे। और नंबर थ्री, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट। अब मुझे तो यही लगता है ना कि आप लोगों को सारा पीआरसी वाला याद है, अगर नहीं याद तो मुझे बता दो, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट, कुछ समझ रहे हो ना? एसिड क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट। लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और लायबिलिटी एक क्लेम होता है, याद रखिए, लायबिलिटी एक क्लेम होता है, ये रिसोर्स नहीं होता, ये क्लेम होता है कि भाई हम, लायबिलिटी का क्लेम क्या है कि ये एसिड हमने खरीद के रखे, जो पड़ा हुआ है ना, ये सब क्लेम होता है उसके ऊपर, इक्विटी का और लायबिलिटी। उसके बाद इक्विटी क्या है? इक्विटी भी एक क्लेम होता है जनाब। इक्विटी है क्या? अगर आप इक्विटी के बारे में देखना चाहते हो तो ये है, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट। इक्विटी is the residual interest in the asset after deducting all liabilities. क्या है डेफिनेशन? इक्विटी is a residual interest, और residual interest का मतलब है कि जो बच जाए, लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो एसेट्स बच जाते हैं, वो किसका क्लेम बच जाते हैं? वो इक्विटी का क्लेम बच जाता है। तो इक्विटी इज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट किसमें? इन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लाइबिलिटीज। मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये हमने सब बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, एक एक लफ्ज पर टाइम लगाया हुआ है, इसलिए बस ओवरव्यू करवा रहा हूं। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस। एक्सपेंस के बारे में दो बातें। पहली बात, एक्सपेंस से क्या होता है? डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लायबिलिटी। एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन इक्विटी। और क्योंकि बात यही होता है ना कि एक्सपेंस या तो हमारा एसेट काम करता है या हमारी लायबिलिटी बढ़ाता है, और एज अ रिजल्ट हमारा ओवरऑल इक्विटी में कमी आती है, एक्सपेंस इक्विटी में माइनस होता है। और इनकम क्या करता है? इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी, एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन इक्विटी। अच्छा, इक्विटी में इसके अलावा भी चेंज आ सकता है। वैसे हम कहते हैं ड्राइंग से इक्विटी में चेंज आ जाता है, फर्दर कैपिटल से इक्विटी में चेंज आ जाता है, लेकिन वो इनकम एक्सपेंस नहीं होते। वो इनकम एक्सपेंस नहीं होते। इनकम एक्सपेंस क्या होता है? जो हमारे एसेट्स को कम करे, एक्सपेंस जो होते हैं, या लायबिलिटी को बढ़ाएं, और एज अ रिजल्ट हमारी इक्विटी में कमी है। गॉट इट? ये चीजें याद है ना? चलो, नहीं भी याद तो एक दफा फिर देख लो, और मैंने इसको एक तरीके से कोशिश की है कि आपको समझा पाऊं। ये देखिए जी, एलिमेंट्स में वो कहता है कि आपके तीन एलिमेंट हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन के हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। और दो एलिमेंट हैं जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हैं, इनकम और एक्सपेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एसओसीआई को बोलते हैं। पहले जो एसेट के बारे में देख ले, तीन बातें ढूंढ ले इसमें से। एसेट इज इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। फिर इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज पोटेंशियल प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जो फ्यूचर में पोटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस करे, उसे हम बोलते हैं एसेट, इकोनॉमिक रिसोर्स।
लायबिलिटी देखें, एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, लायबिलिटी और इक्विटी एक क्लेम है। लायबिलिटी की डेफिनेशन भी देख लें, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट। इक्विटी की डेफिनेशन देख लें, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज। इनकम और एक्सपेंस, कहता है इनकम या एक्सपेंस करते क्या है, चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्स एंड क्लेम्स। अब ये आपको लगेगा कि क्या लिखा हुआ है, चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्स एंड क्लेम्स, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट है और क्लेम यहां पर लायबिलिटी है। यहां पर वापस है, यहां पर देखिएगा जरा, जब मैंने एक्सपेंस लिखा तो इकोनॉमिक रिसोर्स में भी चेंज आ रहा है और इकोनॉमिक लायबिलिटी में मतलब क्लेम में भी चेंज आ रहा है। जब हमने इनकम की बात की तो एसेट में भी चेंज आ रहा है, लायबिलिटी में भी चेंज आ रहा है और उसके रिजल्ट में इक्विटी में चेंज आ रहा है। अब वापस जाकर देखें इस लाइनों को, यहां पर मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्स एंड क्लेम मतलब एसेट और लायबिलिटी, और नीचे लिखा है रिफ्लेक्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिससे हमारे फाइनेंशियल एसोसिएट का मतलब वो एसोसिएट में चीजें आनी चाहिए। डिक्रीज इन एसेट, ये एक्सपेंस के बारे में लिखा हुआ है, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन इक्विटी। फिर इनकम, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इक्विटी, अदर देन जो ड्राइंग्स या फर्दर कैपिटल से होगा उसके अलावा। तो समझ रहे हो, और ये उसके अलावा ये बातें लिखी हुई है। क्वालिटी फंडामेंटल, क्वालिटी रेलिवेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और फेथफुल में क्या है, कंप्लीट न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर, एनहांसिंग में कंपेरेबल, वेरीफाइबल, डायरेक्ट वेरिफिकेशन, इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन, टाइमलाइन और अंडरस्टैंडेबल। कॉस्ट के अंदर मैंने अभी बताया था बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट के से। Information should not be provided if cost is not worthwhile benefit. Prepare financial must not omit mandatory disclosure. कहता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, वो लाजमी डिस्क्लोज करना है। ओके होगी बात, उसमें फिर कॉस्ट नहीं देखनी है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद 3 चीजें रह गई, रिकग्निशन, डी रिकग्निशन, और ये एक टाइप की अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये 3 लफ्जों के मतलब सिखाता हूं, ये आपको पता है सारे, सिर्फ बताना है, एक दफा ओवरव्यू करवाना। फिर इस फेज के सवाल करते हैं और नेक्स्ट फेज के लिए फिर आप नेक्स्ट वीडियो पे जाए, ठीक है। एक लफ्ज है रिकग्निशन। कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को तब रिकग्नाइज करना अगर वो अफेक्ट करे एसेट, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी को। लेकिन इनकम एक्सपेंस अल्टीमेटली एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं ना। तो कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन तब लिखना, तब रिकग्नाइज करना अगर उससे एसेट में कोई चेंज आए, लायबिलिटी या इक्विटी में कोई चेंज आए, तब वो इंफॉर्मेशन लिखना, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन रिकग्नाइज नहीं करनी। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया ये है कि कोई एसेट लिखना है, लायबिलिटी लिखनी है, इक्विटी लिखनी है, इनकम या एक्सपेंस लिखना है, तब लिखा जाएगा जब उसके होने से हमारे ये तीनों एलिमेंट में कोई चेंज आए तो रिकग्नाइज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब अगर हम डी रिकग्नाइजेशन की बात करें, डी रिकग्निशन का मतलब है बुक से आउट करना, खत्म करना, मतलब वो इंफॉर्मेशन ही खत्म कर देना। मतलब एसिड बेच लो, खत्म हो गया। कहता है एसिड को कैसे डी रिकग्नाइज करेंगे और लायबिलिटी को कैसे डी रिकग्नाइज करेंगे। कहता है जब एसिड को तब डी रिकग्नाइज करेंगे जब नो कंट्रोल ऑफ एंटिटी, मतलब अगर आप सेल कर दो अपने एसेट्स
तो क्या हमारा कंट्रोल रहा? हमारा कंट्रोल खत्म हो गया, तो अब हमारा एसेट भी खत्म हो गया, हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, अपने बुक से एसेट को क्रेडिट कर देंगे, खत्म कर देंगे। लायबिलिटी कब डी रिकॉग्नाइज होती है? जब हम उसको नो मोर ऑब्लिगेशन, मतलब हमारी जो ऑब्लिगेशन थी वो खत्म हो गई, हमने लायबिलिटी पे कर दी। फिर लास्ट चीज कि रिकग्निशन और डी रिकग्निशन किस तरह से करते हैं? कहते हैं सबसे पहले आपने ओपनिंग कैपिटल लेना है। ओपनिंग कैपिटल कैसे आता है? ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ऑल ओपनिंग लायबिलिटीज, इसे हम नेट एसेट भी बोलते हैं। आपने ओपनिंग नेट एसेट लेने हैं, उसके अंदर प्लस कर देना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। और अगर ड्राइंग्स की हैं तो वो भी माइनस कर देंगे। ऐड कर देना अगर कोई फर्दर कैपिटल है। हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग नेट एसेट्स। ये हमने सब पढ़ा हुआ है, बस इसमें अगर पेपर में वो इस तरह की इंफॉर्मेशन देकर हमसे कोई नेट प्रॉफिट पूछ ले या हमसे ओपनिंग कैपिटल पूछ ले, ड्राइंग्स पूछ ले, तो इस इक्वेशन के जरिए आप लोग फाइंड कर सकते हो। आप जरूरी नहीं कि ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, आप इसको इक्वेशन को फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस फर्दर कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमारा पहला फेज कंप्लीट हो गया। हमने इसको 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर कवर करना है। हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये हाउ रिकग्निशन लिंक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, ठीक है। तो इसके सवाल देख ले, बहुत आसान से हैं। सबसे पहले वो कहता है कि आपने ये बताना है कि आप इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिकॉग्नाइज करोगे, एसेट, इनकम, लायबिलिटी, व्हाट एल्स। पहली बात, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसकी वैल्यू है 5 मिलियन, ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, बताओ ये हमारा एसेट है क्या? ये हमारा क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, क्या है? ये हमारा एसेट। दूसरा, अ फ्लीट ऑफ ट्रक ₹100 मिलियन कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। ट्रक हमारे पास एक काम कर रहा है लेकिन उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा एसेट। सवाल के अंदर क्या है? विच ऑफ द अबव एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। ये हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। A highly skilled workforce getting an annual compensation 12.5 million। हमारे पास एक बहुत ही स्किल्ड लोग हैं जिनको हम 12.5 मिलियन एनुअली पे कर रहे हैं। बताओ, ये हमारे एसेट नहीं होते क्योंकि इनकी स्किल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। वो अपनी मर्जी से काम करें तो करें, ठीक है, नहीं तो ना सही। और किसी जगह आज तक हमने अकाउंटिंग जितनी पढ़ ली है, कहीं लिखा है कि स्किल्ड लेबर नॉन करंट एसेट में या करंट एसेट में? दूसरे सवाल पर है, ABC Associate received 160,000 in cash on 20th December 2004 from RM Enterprise in return of having provided financial advice during 2024। हमने 1,60,000 कैश लिया और हमने और सर्विस भी 2004 में प्रोवाइड कर दी। कहते बताओ कि क्या क्या रिकॉर्ड करोगे इसको। कहता एक्सप्लेन with the reference to the relevant definition which element। जब एलिमेंट की बात करें ना तो हमने ये बताना है ये हमारा इनकम है, इसमें एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, क्या क्या है। should possibly be recognized in 2004। हम कहेंगे एक तो कैश में इजाफा हुआ, वो हमारा एसेट है, और दूसरा हमारा इक्विटी में इजाफा हुआ, वो हमारे इनकम है। हम कहेंगे कैश में इजाफा हुआ, हमारा एसेट है,
हमारी इक्विटी में इजाफा हुआ उसके बदले, तो हमारी इनकम, क्योंकि कैश भी है और इनकम भी है। नॉर्मल सवाल जैसे हम करते हैं। फिर वो कहता है ब्रीफली आइडेंटिफाई हाउ यू आंसर वुड चेंज इफ कैश रिसीव्ड हैड बीन received financial advice to be provided in 2005। कहता है कैश आपने अभी रिसीव कर लिया, फाइनेंशियल एडवाइस आपने दे दिया अगले साल, तो क्या ये एसेट में इजाफा हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या इनकम में इजाफा हुआ? ये इनकम में इजाफा नहीं हुआ बल्कि लायबिलिटी में इजाफा हुआ। ये हमारी ऑब्लिगेशन बन गई। तो इसमें हम कहेंगे 1,60,000 कैश 2004 में लिखेंगे और 2004 में हम लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, हम इसको इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक होगी बात? वो सारे वही सवाल है यार, एक्रूवल कंसेप्ट, कैश बेसिस अकाउंटिंग, यही सारी वही। फिर वही बातें आ गई कि आपने इसको क्या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है या एसेट रिकॉग्नाइज करना है, क्या करना है। एन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, टोटल 1,20,000, 1 जनवरी 2012, अगेंस्ट रेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2000, और हमारा ईयर एंड है जून 2012। हमारा ईयर एंड क्या है? जून 2012, और दिसंबर तक रेंट पे कर दिया गया। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब चेक कीजिएगा जरा, एक्सपेंस हमारा कितना है? 60,000 हमारा एक्सपेंस होगा क्योंकि इससे इक्विटी हमारी कम होगी। 60,000 हमारा प्रीपेड एसेट होगा, एसेट में इजाफा, एक्सपेंस में इजाफा, ये प्रीपेड के। और 1,20,000 से हमारा एसेट कम भी होगा। कैश हमने पे किया 1,20,000, हम कहेंगे जी हमारे कैश एसेट में डिक्रीज आया 1,20,000, एक्सपेंस में इंक्रीज आया 60,000 और प्रीपेड में इंक्रीज आया 60। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। दूसरा, ये नॉर्मल सवाल है, मुश्किल वाले नहीं है। इसका जवाब जब आप देखोगे तो थोड़ा शायद आपको टेक्निकल लगे, लेकिन अल्टीमेटली जवाब वही है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस पे 3 लाख का खर्चा कर दिया, रिपेयर टू कैश। आप कहेंगे जी एक्सपेंस में इजाफा हुआ और एसेट में कमी आई। एसेट एक्सपेंस में इजाफा हुआ, और क्यों इजाफा हुआ? क्योंकि हमारा एसेट भी कम हो रहा है और एज अ रिजल्ट हमारी इक्विटी कम हो जाएगी, और हमारा कैश भी कम हो रहा है तो इसलिए हमारा एसेट भी कम हो रहा है। फिर अगली बात देखें, there has been legal dispute between the entity and its customer and company expect to outflow 2 lakh in order to settle the dispute। इसके बारे में बताएं क्या है। हमारा डिस्प्यूट चल रहा है और 2 लाख रुपए का हमें लगता है नहीं हुआ, नहीं लगता है कि एक्सपेंस हो जाएगा, लगता है कि एक्सपेंस हो जाएगा, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की तरह। तो इससे क्या करेंगे, एक तो हम अपना एक्सपेंस लिख देंगे क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है, सॉरी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एक्सपेंस भी लिखेंगे और दूसरा अभी पे नहीं किया तो लायबिलिटी भी लिखेंगे। एक्सपेंस भी बन रहा है और लायबिलिटी भी बन रहा है। नेक्स्ट है एंटिटी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ट्रेड पर्पस एंड द सेम वुड बी सोल्ड। और जब 20,000 का खरीदेंगे, इसके बारे में देख लें, जब खरीदेंगे तब तक ये इन्वेंट्री होता है हमारा और तब तक ये हमारा एसेट होता है। जब सेल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाता है, तब ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो 20,000 हमारा एक्सपेंस होगा और सेल की जो 25,000 है ये हमारे इनकम होगी। ठीक है, तो आई कैप ने सिर्फ यही कहा है कि जब खरीदेंगे तो एसेट लिखेंगे और जब बेचेंगे तो एक्सपेंस में लिखेंगे और 25,000 हमारी इनकम में लिखते हैं। इसके बरक्स आप इसमें एसेट का जिक्र भी कर सकते हो, कैश या रिसीवेबल का, और इसमें भी कैश या रिसीवेबल एसेट की कमी की बात भी कर सकते हो। मतलब ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूं, कैश टू सेल और कॉस्ट ऑफ सेल टू स्टॉक या इन्वेंट्री। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस फेज का।
उम्मीद है कि ये आप एक दफा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये याद रह जाएगा पेपर तक आपको। रीड द फॉलोइंग सिनेरियो, एडवांस रिसीट फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग 50 और गुड्स 6 महीने बाद देनी है। कैश में इजाफा हुआ या नहीं? कैश में भी इजाफा हुआ, लायबिलिटी में भी इजाफा हुआ, इनकम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, फिर देखिए सर्विस प्रोवाइडेड टू एबीसी कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000, सर्विस प्रोवाइड किया है उधार पे, तो अकाउंट रिसीवेबल और इनकम, अकाउंट रिसीवेबल में भी इजाफा हो जाएगा और इनकम में भी इजाफा हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, आपको पैसे मिल गए तो कैश डेबिट हो गया, और डेटर नहीं करना, बैड डेट्स रिकवर्ड, तो कैश में इजाफा और इनकम में इजाफा, अदर इनकम में, बस यही लिखना है। एक अंदाज थोड़ा सा लिखना है, ये इसके जवाब भी दिए हुए हैं, इस अंदाज को देख लेना, बातें वही लिखी हुई जो मैंने आपको बताई हैं। तो मेरे भाई एक फेज खत्म हो गया इसका, और दूसरा फेज इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ। तब तक ये आप करके चाय शाय पिए, फिर अगला लेक्चर सुने, वो भी थोड़ा 10 मिनट का लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो कवर